अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजय न्याजी। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, तारीख का एक ऐसा सच है जिसे झुटलाना अब मुमकिन नहीं रहा। वाशिंगटन की खारजा पॉलिसी हमेशा से तख्लीक बहरान यानी क्राइसिस क्रिएशन के गिर्द घूमती रही है। आज अगर हम मशरिक़ वस्ता को आग के शोलों में देख रहे हैं तो ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि एक पुराना स्क्रिप्ट है। अमेरिका की तारीख वेनेज़ुएला से लेकर अफगानिस्तान तक सियासी मुदाखलत और माशी पाबंदियों से भरी पड़ी है। इंसानी हकूक़ के नाम नहाद चैंपियन ने सिर्फ इराक में एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद इंसानों का खून बहा। आज जब ईरान पर हमले की बुनियाद रखी जा रही है तो दुनिया भर के जरीदे बशमूल दी गार्डियन और फॉरेन पॉलिसी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका एक बार फिर इराक जैसी गलती करने जा रहा है। ईरान पर एटम बम बनाने का इल्ज़ाम वैसा ही है जैसा इराक पर कीमियाई हथियारों का था। बरतानवी इंटेलिजेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स चीखते रहे कि सद्दाम हुसैन के पास तबाही फैलाने वाले हथियार नहीं हैं, लेकिन अमरीकी हवस इक़्तिदार ने पूरे खित्ते को तबाह कर दिया। यही खेल लीबिया, शाम और अफगानिस्तान में खेला गया, जहां इंसानी हकूक़ के नाम पर लाखों जनाजे उठाए गए। ब्राउन यूनिवर्सिटी की कास्ट ऑफ वॉर रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की 9/11 के बाद की जंगों में बराह रास्त और बिनवास्ता 45 लाख से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बने। आज यही कहानी ईरान के साथ दोहराई जा रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की दर्जनों रिपोर्ट्स वाज़े कर चुकी हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, मगर अमेरिका को एक दुश्मन चाहिए ताकि वो अपने हथियार बेच सके और इसराइल के तसल्लुत को बरकरार रख सके। लेकिन इस बार नक्शा बदल चुका है। अमेरिका का वो प्लान जिसके तहत अरब ममालिक और ईरान को एक दूसरे से लड़वा कर ग्रेटर मिडिल ईस्ट का ख्वाब पूरा करना था, बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इस बार अरब ममालिक ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करके अमरीकी गेम प्लान को चत कर दिया है। इस सफारती कामयाबी में पाकिस्तान का किरदार कुलीदी रहा है। पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दूरियां ख़त्म कराने के लिए वो रास्ता अपनाया जिसे आज एशियन सिक्योरिटी अलायंस का नाम दिया जा रहा है। रूस और चीन इस वक्त पाकिस्तान की सफारती पोजीशन से बेहद मुतमईन है, क्योंकि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करके सीपैक और रीजनल कनेक्टिविटी के ख्वाब को नई जिंदगी दी है। जब दुनिया समझ रही थी कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तसादुम नागुज़ीर है, तब पाकिस्तान ने ब्रिज बिल्डर का किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत ने साबित किया है कि वो किसी की प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनने के बजाय अमन का ज़ामिन बनने की सलाहियत रखता है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त तारीख की बेहतरीन सफारतकारी कर रहा है, जहां वो अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब किए बगैर रूस और चीन के ब्लॉक में अपनी जगह बना रहा है। अगर ये जंग तवील होती है तो पाकिस्तान का किरदार मज़ीद अहम हो जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान सिर्फ एक एटमी ताकत नहीं बल्कि एक सफारती पावर हाउस बनकर उभरा है। अमरीकी आलमी मीडिया अल जज़ीरा और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में अमन का सबसे बड़ा मीडिएटर करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान का ईरान और सऊदीया के दरमियान मसालिहत करवाना वाशिंगटन के लिए एक बड़ा झटका है, जो इस खित्ते को तकसीम करके अपने मफादात हासिल करना चाहता था। अब मशरिक़ वस्ता का मुस्तकबिल बीजिंग और इस्लामाबाद जैसे दारुल हुकूमतों में तय हो रहा है। आज हम बहस करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान, ईरान और अरब ममालिक मिलकर एक नया सिक्योरिटी ब्लॉक बनाएंगे जो खित्ते को अमरीकी असर रसूख से पाक कर दे। अब सवाल ये है कि क्या हम अमरीकी आलमी बालादस्ती के सूरज को गरूब होता देख रहे हैं? क्या दुनिया ने वियतनाम और इराक के जख्मों से सबक सीख लिया है, जो आज नेटो और यूरोप भी अमेरिका का साथ देने से कतरा रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में इस हिस्से में मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। शमशाद साहब, आपने दिहाइयों तक आलमी सफारतकारी को करीब से देखा है। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका आज भी इराक विमेंस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMDs जैसा पुराना और नाकाम स्क्रिप्ट ईरान पर लागू कर रहा है, जो कि अब फ्लॉप हो गया है? बहुत छोटी सी बात की है आपने। सिर्फ इराक की बात नहीं है, अमेरिका की जो परफॉर्मेंस है दिहाइयों से, बल्कि पहली जंग अजीम के बाद से वो मुतवासिर जंगें लड़ना है। इराक की तो एक मामूली जंग थी, उससे पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और वो जंग इनफैक्ट इराक की जंग ख़त्म हो गई थी, मगर वो जंग नहीं ख़त्म हुई थी जो अफगानिस्तान पे हमला किया था, वो 2021 में ख़त्म हुई थी। तो ये बहुत लंबी कहानी है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको जी प्लीज। कि
अमेरिका का जो सिस्टम है वो समझना बड़ा जरूरी है। आजकल चूंकि फोकस में मौजूदा क्राइसिस है जिसकी जिम्मेदारी मौजूदा सदर ट्रंप पे जाती है, और मैं खुद भी बहुत ब्लेम करता हूं इस शख्स को, क्योंकि ये ना सियासतदान है, ना कोई डिप्लोमेट है, ना एथिक्स और मोरालिटी जानता है। ये एक खोखला सा इंसान है जो जुए घर कसिनोज बनाता है, ट्रंप टावर्स बनाता है, रियल एस्टेट चलाता है। और किस्मत देख लीजिए कि हमारे मुल्क की तरह इसको भी कि सियासत में मुल्क का सदर बना दिया गया, और ये दूसरी टर्म है। पहली टर्म में जब आया था तो उस वक्त इसने दुनिया तहस नहस कर दी थी। पहली टर्म में भी आते ही इसने सबसे पहले जो काम किया था वो नेतन्याहू का ये शागिर्द है पहले दिन से ही। और ये क्या, सारे अमेरिका के सदर, ये एक्चुअली मोसाद का, अभी लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू कहाँ चला गया, लोगों को फिक्र हो गई है कि अब अमेरिका कौन चलाएगा। तो मकसद मेरा कहने का है कि इसने अपनी पहली टर्म में आते ही सबसे पहला जो काम किया था, न्यूक्लियर डील ईरान के साथ 9 साल लगाकर नेगोशिएट 2006 से 2015 तक। और वो P5 जो परमानेंट 5 मेंबर है सलामती कौंसिल के, उन्होंने, जिसमें अमेरिका भी शामिल था प्लस जर्मनी, 6 ममालिक ने नेगोशिएट किया था। और बड़ा अच्छा एग्रीमेंट था, क्योंकि ईरान ने पहले दिन से ये कहा हुआ है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं चाहता, ये उनकी पॉलिसी थी। और उसने NPT जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था वो साइन कर दिया था, और लेकिन उसके बावजूद उसको एनरिचमेंट करना चाहता था जो उसका हक बनता था, क्योंकि उस ट्रीटी के तहत जो मेंबर्स साइन कर देते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो यानी कमिट कर लेते हैं कि वो बम नहीं बनाएंगे, तो उनको इजाजत है, उनका इनएलियनेबल राइट है, जिसको जिस तरह सेल्फ डिटर्मिनेशन का इनएलियनेबल राइट होता है, उसी तरह ये नॉन प्रोलिफरेशन वालों को के लिए एनरिचमेंट का भी इनएलियनेबल राइट है कि वो एनरिच कर सकते हैं। तो वो मुआहदा किया गया था, ईरान को जकड़ दिया गया था कंडीशंस में, सैंक्शंस में पहले से लगाई हुई थी। तो वो सब चीजें करके अच्छा मुआहदा हो गया था, दुनिया बड़ी सेफ महसूस कर रही थी। और मैं बल्कि 2003 से कहा करता था कि ईरान के साथ कभी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान के साथ जो जंग होगी वो दुनिया की मईशत को चोख कर देगी। और बदकिस्मती यह है कि आज ट्रंप जैसे बेवकूफ आदमी ने बिल्कुल वही चीज की जिसका खदशा था। और वो पहले इसने आकर वो डील क्रैश किया, और फिर फौरन बाद इसने ये पहली टर्म में 2017 में गालिबन वो किया, आया था जनवरी में, और उसके बाद फिर 18 में इसने जो जेरूसलम है उसको कैपिटल इसराइल का रिकॉग्नाइज किया, जो कभी किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने नहीं किया था। और लेकिन इसने न सिर्फ जुर्रत की बल्कि इसको तौफीक नसीब हुई, यानी बदकिस्मती इसकी थी, क्योंकि ये जेरूसलम कभी भी मुस्लिम दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि वो इसराइल का दर। इसने उसके ऊपर ये किया कि अपना सफारतखाना शिफ्ट कर दिया वहां जी। तो ये इतना कुछ करने के बाद इसने फिर नेतन्याहू ने कहा कि अभी नहीं, अभी मेरी तसल्ली नहीं हुई है। जो वो कहता था ये ट्रंप को करता था। तो इसने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें रिकग्निशन करवाता हूँ मुसलमान मुल्कों से। तो वो फिर इसने किया, कुछ मुसलमान मुल्कों ने रिकग्नाइज कर लिया, सऊदी अरब ने भी कमिट किया था उस वक्त, लेकिन फिर सऊदी अरब के अंदर से मुखालिफ की वजह से सऊदी अरब कमिट ना कर, अपना रिकग्नाइज ना किया। तो इस तरह इसका एजेंडा अभी अधूरा था कि वो जो है ना, इसने जो अब्राहम अकॉर्ड के तहत रिकग्निशन दिलवाया था वो पूरा ना हो सका जी। तो वो फिर इसकी पहली टर्म खत्म हो गई। फिर आ गया बाइडन। तो बाइडन की प्रेसिडेंसी इनकॉन्सिक्वेंशियल थी इस फ्रंट पे। और उसके बाद फिर जब ये दूसरी टर्म के लिए आने वाला था तो हमास को अंदाजा हो गया था कि आते ही फिर अपना वो एजेंडा शुरू करेगा अब्राहम अकॉर्ड। उन्होंने इसराइल पे हमला किया, हमास वालों ने, ये जुर्रत थी उनकी, लेकिन ये है कि उससे जंग छिड़ी। जो इसराइल और हमास की जंग हुई, गाजा की जंग हुई, उसमें बहुत कुर्बानियां दी गई फलस्तीनियों ने और इसराइल ने जेनोसाइड की। और ये सब ट्रंप जो है इसकी ब्लेसिंग के साथ हो रहा था। और ये जब हो गया फिर एक स्टेज आई
कि जब वो गाजा पे भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा था तो फिर इसने गाजा का पीस लॉन्च किया। और वो पीस क्या था? एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया, एक ग्रुप बनाया। दुनिया को इसने, दुनिया की जो यूनाइटेड नेशंस है उसको बिल्कुल सेट असाइड कर दिया, बंद करवा दिया। कोई यूनाइटेड नेशंस मल्टीलैटरलिज्म बिल्कुल ट्रम्प डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी लॉन्गर। तो इसने ये काम किया कि बोर्ड ऑफ पीस बनाया और उसका अपना चार्टर बनाया, यानी जिस तरह यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है। जी सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका हमेशा इंसानी हुकूक का नाम लेकर दाखिल हुआ और तबाही फैलाकर निकला। क्या हालिया ईरान इसराइल कशीदगी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, या आप समझते हैं कि ये जंग तवील नहीं होगी? हालांकि ट्रंप अपने इत्तेहादियों और नेटो से मायूस हैं कि उनका साथ कोई नहीं दे रहा। मैं खुद तवक्को कर रहा था कि मिडिल ईस्ट में जंगें आमतौर पर इतनी तवील नहीं रही। हाँ। वो चाहे 67 की जंग हो, 73 की जंग हो, अफगानिस्तान के बाद फिर इराक की जंग हो, सीरिया की जंग हो, तो खैर वो अभी इसको भी 2 हफ्ते हुए हैं तो इतनी तवील भी नहीं हुई है। लेकिन मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चंद दिनों या एट बेस्ट 1-2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये, ट्रंप की बदकिस्मती और नेतन्याहू की बदकिस्मती ये है कि ईरान एक ऐसी एंटिटी है जिसको इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया। ये सोचते थे कि ईरान से हमने शाह को तो रिमूव कर दिया था, बादशाह खत्म कर दी थी, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने हमेशा अमेरिका को शैतान बुजुर्ग काउंट किया है। आप जाए ना ईरान में तो वो अमेरिका का नाम ही उन्होंने अमेरिका की बजाय शैतान बुजुर्ग रखा हुआ है। और ये है कि एक कोशिश की थी, एक मिलिट्री कोशिश, अपने जो हॉस्टेजेस थे अमेरिका के, सारे असेंबली के लोग थे, डिप्लोमेट्स, वो पकड़ लिए थे ईरानियों ने उन दिनों जब रेवोल्यूशन आया। तो वो फिर कार्टर के जमाने में हुआ था और नाकामी हुई। तो अब इस बंदे ने, इसको तो पता कुछ नहीं और कुछ सोच नहीं सकता, सच्ची बात पूछिए कि कैलकुलेशन का अंदाजा ही नहीं इसको, तो इसने ईरान पे हमला कर दिया ये सोचकर कि बस जल्दी से हम रिजीम चेंज करेंगे, और वो फ्लॉप हो गया। ना रिजीम चेंज होने का कुछ सवाल है ईरान का, और बल्कि अब तो जंग अमेरिका हार गया है। मैं आपको बता दूं आज, यानी अभी मैं ये कोई कबल बात नहीं कर रहा, कबल वक्त, क्योंकि अमेरिका हैज ऑलरेडी लॉस्ट द वॉर। जिस तरीके से अब ट्रंप घूमता फिर रहा है दुनिया, वो तलाश कर रहा है कि कोई इसके अलाइज इत्तेहादी मिल जाएं जो उसकी मदद करने के लिए आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा सके। एक भी मुल्क तैयार नहीं है। यानी सारी दुनिया जो है वो इसकी इस बात से नाला है कि इसने जो ये जंग चढ़ाई की थी वो किसी को पूछे बगैर, ना किसी मल्टीलैटरल बॉडी की इजाजत से, जिस तरह इराक की जंग जो थी वो भी खैर बगैर इजाजत से थी, मगर अफगानिस्तान पे जो जंग की थी वो यूनाइटेड नेशंस की इजाजत से की थी, रेजोल्यूशन 1723 या क्या थी रेजोल्यूशन। तो इस किस्म की हरकतें जो की हैं इसने, उसकी वजह से आज ये बहुत तन्हा हो गया है, और इतना तन्हा हो गया है कि अब इसके पास कोई चारा नहीं कि कोई ऐसी डेस्परेट बात ना कर दे। बस उस बात का खदशा है, वो ये कि अमेरिका, जब आपको याद होगा पर्ल ऑफ हार्बर, वो क्या थी, पर्ल हार्बर का जो अटैक हुआ था जापान ने किया था 1945 में, और उसके बाद फिर अमेरिका ने जो बहुत बड़ी गलती की थी वो था न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना। अमेरिका इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किया है, और हजारों लाखों बंदे जो थे वो अफेक्ट हुए थे उस ट्रेजेडी से। तो सर, और अब ये बेवकूफ बंदा जो बैठा है, मुझे खदशा यही है कि ये ट्रंप जो है, ये नेतन्याहू की जो ब्लाइंड फॉलोइंग है उसकी वजह से ये कुछ भी कर सकता है। तो लेट्स होप कि ये खदशा ही रहे। और बाकी जहां तक ये कि ये अब जंग खत्म किस तरीके से होगी, उसकी जो कंडीशंस हैं वो ईरान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया हुआ है। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, आपकी नज़र में पाकिस्तान ने तेहरान और रियाज को पसे पर्दा एक मेज पर लाने में वो कौन सा सफारती जादू दिखाया है जो मगरब ना दिखा सका? जिस तरह इसहाक डार साहब ने कहा कि दोनों ममालिक से रब्ता करके मनाया गया और ईरान को गारंटियां भी चाहिए थी, वो भी दिलवाई गई।
देखिए, वो तो खैर हमारे जो लोकेशन है वो ऑब्वियसली इससे यही चीज तवक्को की जा सकती थी। और हमारे लिए तो सारे मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, और 57 ममालिक हैं दुनिया में, और हमने सबके साथ सॉलिडारिटी हमेशा की है, और बिलखसूस अरब ममालिक के साथ। लेकिन एक चीज मैं आज बताना चाहता हूं आपको, कि मेरी पहली पोस्टिंग, डिप्लोमेटिक पोस्टिंग ईरान थी। 1967 में मैं गया था वहाँ। और उस वक्त मुझे याद था कि मैं एज ए स्टूडेंट लीडर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रेसिडेंट होता था स्टूडेंट्स यूनियन का। तो मैं अयूब खान के खिलाफ बहुत मुजाहरे करता था, प्रोसेशन लीड किया करता थे, माल पे बहुत हमें जेलों में था, कोड़े लगा। लेकिन खैर वो उसके बाद मैं जब फॉरेन सर्विस में आया तो मेरी पहली पोस्टिंग थी, मैं वहां गया। वहां मैं पहली दफा मैंने अयूब खान को शहनशाह ऑफ ईरान के साथ बात करते हुए देखा। शाह ऑफ ईरान उसको बड़े एरोगेंटली कहा करता था कि तुम ये अरबों के पीछे क्यों लगे हुए, छोड़ो इनको, गेट रिड ऑफ देम। इस किस्म की बातें जब करता था तो मैं हैरान होता था द वे प्रेसिडेंट अयूब टैकल्ड हिम, बड़ी डिप्लोमेसी के साथ, बड़ी पोलाइटनेस के साथ। वो कहता था कि तुम भी हमारे भाई हो, वो भी हमारे भाई हैं। तो सर, अगर जंग तूल पकड़ती है तो क्या पाकिस्तान के लिए गैर जानिबदार रहना मुमकिन होगा? मैं यही कह रहा हूं ना कि ये एक कांस्टेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी का उस वक्त बना था। मैं कहना ये चाहता था, जो आपने सवाल कर दिया, कि ये उस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा कांस्टेंट था कि ईरान और अरबों के दरमियान हमने हमेशा बैलेंस रखा, हमने ब्रिज बने रहे। और इस पे मैं बता दूं आपको कि, और ये बैलेंस हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक कांस्टेंट है। एक और कांस्टेंट हमने एस्टैब्लिश किया था, वो भी अयूब के जमाने में। वो 1961 में जब प्रेसिडेंट कैनेडी अयूब को कहता था कि तुम चीन के साथ दोस्ती छोड़ो, हम बहुत चीन के क्लोज थे, वो कहता था छोड़ो। अयूब कहता था नहीं, चीन हमारा दोस्त है और बड़ा पुराना दोस्त है, हम तुम्हारे साथ भी अच्छे ताल्लुक रखेंगे। और तो वो कांस्टेंट भी आज तक कायम है, चीन और अमेरिका। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं 98 में, ये जो अभी सऊदी अरब के हवाले से बात हो रही है ना, मैं वो क्लैरिफाई एक चीज करना चाहता हूं। 98 में मुझे अच्छी तरह याद है, मार्च की 22 तारीख थी, तो तालिबान का जो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, और ये बता दूं कि उस वक्त तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आ चुकी थी। तो और हाँ, ये भी बता दूं कि उस वक्त मुल्ला उमर वॉज द लीडर, तालिबान लीडर। दिसंबर 97 में मैं गया था, मुझे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने डिप्यूट किया था मुल्ला उमर के साथ। चूंकि मैं इस वजह से रेफर कर रहा हूँ, आजकल अफगानिस्तान के हवाले से बहुत हालात खराब हैं, तो और उसका इसके साथ बराह रास्त ताल्लुक बनता है। तो वो मैं गया था, मुल्ला उमर से मेरी मुलाकात हुई। मेरे साथ उस ISI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे, और एक मेरा अपना एडिशनल सेक्रेटरी था इफ्तिखार मुर्शद। हम 3 आदमी गए थे, और मेरी कोई 2.5-3 घंटे की मुलाकात हुई थी। और मैं इतना इम्प्रेस हुआ था उस बंदे के साथ मुलाकात। अच्छा। एक आंख थी उसकी, और उसके कमांडर बैठे थे फर्श पे, फर्शी मीटिंग थी, 30-40 कमांडर थे। और हमारी उसको ये सजेशन थी कि तुम जो अफगानी धड़े हैं उनके साथ मिलके एक कोलिशन बनाओ ताकि अफगानिस्तान में अमन हो। तो उसने कहा कि मैं तो करने को तैयार हूं, लेकिन मैं इनको ट्रस्ट नहीं कर सकता। इस वजह से उसने इनकार कर दिया। लेकिन उससे कम से कम हमने ये कमिटमेंट ले ली थी कि अफगानिस्तान के दूसरे धड़ों के साथ कोई आप लोगों का डायलॉग हम करवा देते, जो हमने करवाया। उसके बाद फिर 22 मार्च को मुल्ला उमर का जो प्राइम मिनिस्टर था, मुल्ला रब्बानी, वो इस्लामाबाद आया। 23 मार्च के फंक्शन परेड पे उसको सलामी पेश की गई थी तालिबान के प्राइम मिनिस्टर को। वो करने के बाद 22 मार्च को, तो 22 मार्च को फिर भी ये चले गए प्राइम मिनिस्टर लाहौर। वहां से मुझे उन्होंने फोन किया, कहने लगे शमशाद साहब कल असी सुबह रियाद जा रहे हैं। अब मुझे बड़ी परेशानी ये हुई थी कि अचानक रियाद का कहां से आ गया, क्योंकि 24-25 मार्च को थाईलैंड के क्राउन प्रिंस ने आना था, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का होना यहाँ जरूरी है। मैंने बताया उसको कि जी आपकी ये कमिटमेंट केयर। उसने कहा मैंने आपको जो बता दिया है आप वो करें, यानी रियाद की तैयारी, और उस पर फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये था
अपना मेरा ख्याल है सरताज अजीज थे, हम्म। और फॉरेन मिनिस्टर हमारे गौहर अयूब थे। ये होंगे, इनकी बीवियां होंगी। मुझे कहा गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और तुम भी अपनी बीवियों को, मैं कभी लेके नहीं जाता था अपनी अच्छा। बीवियों को, मगर मुझे ऑर्डर दिया गया कि बीवियों को लेके जाना है। तो खैर, वो जब हम चले गए, जा रहे थे जहाज में, तो मैं जब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहा होता हूँ अमूमन जहाज में बैठ के, तो वहां उसने मुझे एक डॉक्यूमेंट निकाल के दिया, नवाज शरीफ। ये मैं किसी से पहले नहीं बात की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उन्होंने दिया। तो वो था एक मुआहदा जो वॉज टू बी साइंड, जो पहले नाम कभी मुझसे जिक्र हुआ, किसी से जिक्र नहीं। नवाज शरीफ ने जिस तरह कहते हैं ना, जेब चो काट के दे देने, तो मुझे दे दिया कि शमशाद साहब ऐसी एग्रीमेंट किया है, साइन कर रहे हैं, और वो एक गल्फ स्टेट के नाल ना नहीं दसिया। तो मुझे समझ आ गई कि वो अमारात के साथ इनके बहुत ज्यादा ताल्लुकात थे, उनको तोहफे बहुत इनको देते थे, और इन्होंने उनको हवाई अड्डा दिया हुआ था, बहुत चीजें थी। तो इतनी था तो मुझे समझ आ गई कि ये अमारात के साथ होगा। अच्छा। लेकिन उसमें सऊदी भी शामिल हो जाएगा। और लेकिन वो मुआहदा वो था जिसमें यही था कि जो सऊदी अरब के साथ अब साइन हुआ है मुआहदा, ये उसी का मुआहदा था। देखा तो मैं भागा गौहर अयूब वहीं से बैठा सीट पे गया, उन्होंने कहा कि ये देखें प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है और वो ही वांट्स टू साइन दिस एग्रीमेंट। तो वो भी बड़ा परेशान हो गया, वो मेरे साथ ही आ गया और नवाज शरीफ को कहा कि तुम दिमाग खराब हो गया है, ये हम नहीं कर सकते और ईरान के दरमियान हम हिस्सा नहीं बन सकते, ये तुम जो करने जा रहे हो जो ईरान के खिलाफ है ये मुआहदा। अच्छा। तो हमने नवाज शरीफ को कन्विंस कर दिया जहाज के अंदर ही कि ये मुआहदा नहीं साइन होगा। अच्छा। तो ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, वो बात खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और तारीख के एतबार में से हमें बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या बता रहे थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किए डॉक्टर शाजिया अलवर चीमा, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहिबा, तारीख गवाह है कि अमेरिका की ताकत का राज उसके अलायंस सिस्टम में था। आज हम देख रहे हैं कि ट्रंप के वावीले के बावजूद फ्रांस और जर्मनी जैसे पुराने इत्तेहादी आबनाए हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाई से कतरा रहे हैं। क्या ये वॉशिंगटन की दिहाइयों पुरानी सफारती बालादस्ती के बाकायदा खात्मे और अमेरिका के तरह होने का आगाज है? देखिए, अमेरिका की ताकत का राज जो है वो 3 चीजों में था, उसकी अलायंस में, उसकी आइडियोलॉजी में और फिर उसकी जो डॉलर मोनोपोली है उसमें। तो उसने जो पेट्रो डॉलर 70s में एक सिस्टम जो है वो अनरिटन सा वो कर लिया कि आप पूरी दुनिया जो है वो पेट्रोल जो है वो डॉलर में खरीदेगी, तो फिर पूरी दुनिया ने डॉलर खरीदने थे और डॉलर खरीदने के लिए आपको जरूरत है कि अमेरिका डॉलर प्रिंट करेगा। तो इसने उसको जो एक बूस्ट दिया वो उनके लिए वो शायद ये गुमान नहीं कर रहे थे। और फिर बाकी सारी चीज़ें फिर उसकी बेस पे हैं। फिर उनकी एक आइडियोलॉजी जो है कि ये एक ख्वाबों की दुनिया है, यहाँ पे जो है वो ख्वाब पूरे होते हैं। तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाई गई जिसके अंदर डूज और डोंट की लिस्ट जो है वो बहुत ब्लर कर दी गई। तो एक ऐसा सेफ हेवन बना दिया कि अमीर जो है वो अमीरतर होता जाता है। और आज हम देख रहे हैं, अभी एक दहाई जो है वो पूरी इस सिस्टम को सेंचुरी गुजरी नहीं है, तो चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ रही हैं। और बाकी एलाइज जो हैं वो बाय प्रोडक्ट होते हैं कि आप क्या जो है वो करते हैं और किस तरह से आपका दुनिया के अंदर कंडक्ट है। उस सूरत में अब आप बिल्कुल ठीक तरफ इशारा कर रही हैं कि एलाइज जो हैं फिलहाल एक डूबते हुए जहाज का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पे जो यूरोपियंस हैं वो बहुत नालां हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। ट्रंप ने आने के बाद जितना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका मज़ाक उड़ाया है, कभी जाके उनसे कहते हैं कि आपके पास जो है यूक्रेन की जंग आपने खुद लड़नी है, कभी कहते हैं कि जी नेटो हमारे लिए लायबिलिटी बन गई है, कभी कहते हैं कि 5% अपना जीडीपी बढ़ाओ, अपना बोझ खुद उठाओ। और रिसेंटली मार्को रूबियो कह के आए हैं कि आपके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है, आपके अंदर कॉलोनाइजर्स की मेंटालिटी नहीं है, आपको वापस हमें लोगों को, दुनिया को कॉलोनाइज करने के लिए जाना है। और वो नॉस्टैल्जिया शेयर करके आए हैं। तो उनको फिर मौका मिला है, तो उनका कहना है कि यूक्रेन की जंग हमारी जंग थी जिसमें हम घुटने-घुटने घुसे हुए हैं। रशिया को हमने शिकस्त देनी थी और रशिया बाल्कनाइज करना था। कहाँ आप उसको आधा छोड़ के अब वहां चले गए और हमसे कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो ओपन करके दें। वॉर इज एन अगली बिजनेस, देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट इन वॉर। दोनों साइडों पे बहुत नुकसान हो रहा होता है, लेकिन उसमें फिर ये है कि
जो एम्पायर है वो अपनी ह्यूब्रिस में जाते जाते भी उसका जो मेमेसिस का प्रोसेस है उसमें कथारसिस आपको नजर नहीं आता, उसमें रियलाइजेशन जो है एरर ऑफ जजमेंट की वो दिखाई नहीं देती। वो उसे जितना वो बॉग डाउन होती है, उसका जो ह्यूब्रिस है, उसका जो तकब्बुर है उतना बढ़ता है और वो बहुत नुकसान करके जाती है और यही इस वक्त जो है वो सबसे परेशानी की बात है। हमें बहुत विजिबली दिखाई दे रहा है कि इनको मार पीट रही है, लेकिन हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ये एक डूबती हुई एम्पायर है और अभी भी फिर एम्पायर तो है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, नेटो का जो एक बुनियादी फलसफा था ना, कलेक्टिव डिफेंस, वो एक कायम था उस पे। लेकिन ईरान के मामले पर हम देख रहे हैं कि यूरोप अपनी मईशत को दांव पर लगाने को तैयार नहीं है। क्या यूक्रेन जंग ने यूरोप को इतना थका दिया है कि अब वो अमेरिका की हर जंग में आंखें बंद करके कूदने की सकत खो चुका है? यूक्रेन जंग ने यूरोप को कुछ चीजें रियलाइज करा दी हैं जो हम जैसे लोग 15-15 साल पहले से लिख रहे हैं और यूरोप में रहते हुए वहां पर जो है वो बैन हो रहे होते थे और वहां पे जो है पता चलता था आज आपका ये सोशल मीडिया बैन हो गया। यूरोप को उस चीज की रियलाइजेशन हो रही है कि यूरोप इटसेल्फ एक वेसल है और इसी तरह से ट्रीट होता है। और यूरोप जो है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी हेजमनी जो है वो ट्रांसलेट करता है अमेरिकन एम्पायर। तो अमेरिका जो है अब जब ट्रंप की प्रेसिडेंसी में उनको बहुत ये कहना शुरू हो गया है कि आप जो है हमारे लिए बर्डन है और जेडी वैंस ने एक जो है वो एड्रेस में कहा कि जो नेटो है उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि फ्यूचर में नेटो के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हम देख रहे हैं हम नहीं समझते कि फ्यूचर के नेटो के अंदर जो फोर्सेस होंगी वो फंडामेंटली आइडियोलॉजिकली हमारे से अलाइन भी होंगी। तो जब आप इस हद तक चले जाएं और फिर आप एक जंग के अंदर जो है वो यूक्रेन की जो प्रॉक्सी वॉर में रशिया के साथ खड़ा कर दें जिसमें उनका एनर्जी क्राइसिस इतना बढ़ा दे और फिर उसको कोई डिसाइसिव किसी नतीजे पे ना पहुंचाएं, वो कहाँ गई विक्टोरिया न्यूलैंड जो कि यूरो मैदान में सैंडविच और बिस्किट बांट रही थी जब इन्होंने वहां पे एक कू प्लान किया हुआ था। तो अब जब रशिया अपनी वॉर ऑफ अट्रिशन जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा है और अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हैं उसके डी मिलिटराइजेशन और डी नाजिफिकेशन, तो 4 साल उसको हो गए हैं और आप रोक नहीं पा रहे हैं। ना आप रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर पाए हैं, ना आप उसको जो है ना पुतिन को जो है आप गिरा पाए हैं। तो उनके अंदर ये बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है और रिसेंटली आप ग्रीनलैंड लेने पहुंचे हुए थे, फिर आप उनको लेक्चर देते हैं कि तुम लोग वेसल्स हो, तुम लायबिलिटी हो, तुम बोझ हो, नेटो का बोझ हम ढो रहे हैं, तुम्हारी हिफाजत हम करते हैं। तो अभी भी वो चुआवाज जो है वो थोड़ा सा रिएक्ट ही करेंगे, अभी भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को ये कह सकें क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी अपनी पर्सनल एजेंसी वो 100% कंप्रोमाइज कर चुके हैं। वरना कौन सा मुल्क है, जर्मनी खुद को डी इंडस्ट्रियलाइज कैसे कर लेता सिर्फ अमेरिका के कहने पे, अगर उसने एक स्टेडी सप्लाई थी एनर्जी की नॉर्थ स्ट्रीम 1 से 2 से, क्या जरूरत थी उसको एक्सप्लोर करने की और ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसको खत्म कर देने की। और फिर इतनी महंगी एलएनजी अमेरिका से खरीदने की। अब कतर ने एलएनजी अपनी वैसे बंद कर दी है। तो अब यूरोप के अंदर जो है अगला विंटर कैसे गुजरने वाला है ये तो अब यूरोपियंस को ही पता होगा, लेकिन इस वक्त भी अगर आप उनसे सीरियसली पूछें कि क्या आप अमेरिका को कहना चाह रहे हैं कि आप गलत हैं, तो इतनी जुर्रत अभी भी वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने को एस्टेब्लिश ही नहीं किया एक जो डिपेंडेंट एक एंटिटी के तौर पे। अच्छा। उनके ऊपर जो है ब्रसेल्स के क्लैरिक्स जो हैं उर्सुला वॉन डर लाइन और काया कालिस की शक्ल में उनके ऊपर मुसल्लत हैं और वो एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से उसको चला रहे हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। उनका तो खैर मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है वहां पे क्या हो रहा है। बिल्कुल सही। आलमी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने पाबंदियों के बावजूद 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर लिए हैं। क्या मगरबी इंटेलिजेंस ईरान की खैबर शिकन और फतह जैसी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का दुरुस्त अंदाजा लगाने में नाकाम रही है? इकोनॉमिस्ट और ये जो गार्डियंस हैं, आप हमेशा ये समझा करें कि ये जो खबर देते हैं उसका मतलब ये होता है कि इसकी टाइमिंग क्या है और इस खबर से हमने क्या समझना है। तो इनको ये इन पे आश्कार नहीं हुआ कि उनके पास हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए ही निगोसिएशन हो रही थी, जो कि पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए थी, जो कि बराक ओबामा ने
JCPO साइन किया था, जिसको इसराइल के कहने पर ट्रंप ने फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, तो वो न्यूक्लियर से बैलिस्टिक बना, बैलिस्टिक से फिर वो उसके बाद बना कि जी आपकी रिजीम चेंज करनी है। अब गार्डियन ये क्यों कर रहा है? पॉइंट ये है कि जब आप हार रहे होते हैं तो आपको ये तो बताना होता है कि ओ हो हमें ये भी पता नहीं था, ओ हो हमें ये भी पता नहीं था। हमें रिसेंटली पता चला कि इनके पास बैलिस्टिक 40 और 50 क्वांटिटी आप बता रहे हैं। तो ये आप बेवकूफ किसी और को बनाएं। आप ये जो पब्लिक ओपिनियन है गजा जेनोसाइड के बाद, ये आपका एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया है। एक चीज में आपकी मास्टरी थी, कलर रेवोल्यूशन में कू प्लान करने में, और जो कंसेंट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो भी आपका फ्लॉप हो गया। हाँ, मुझे और आपको इन्होंने क्या बेवकूफ बनाना है, हम तो पहले से ही बनने को तैयार नहीं थे। ग्लोबल साउथ के अंदर इनकी जो ओपिनियन मैन्युफैक्चरिंग है वो तो कभी भी काम नहीं की। अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को आप बता रहे हैं तो बताएं, लेकिन साथ साथ गार्डियन को चाहिए कि ये भी बता दे कि 7 जहाज जो है आपके हवा में फट चुके हैं। जो 3 तक तो आप कह रहे थे कि फ्रेंडली फायर है, 7वें पे आप मान नहीं सके कि वो ईरान है, आपको कहना पड़ा कि जी रशिया इसमें शामिल है। 500 से ज्यादा बंदा जो है वो आपका जख्मी है, और तकरीबन 200 से ज्यादा KIA है, जो आप झूठ बोल रहे हैं 3 और 4। 2 से ज्यादा एम्बुलेंसेज आपकी रामस्टाइन एयरबेस पे पिछले 2 दिन में पहुंची हैं गल्फ से जर्मनी में, और वहां पे एयरबेस के अंदर सोशल मीडिया में खबर जा रही है कि जी आप ब्लड डोनेट करें। तो आप पहले ये बॉडी बैग्स तो बता लें लोगों को, और उसके बाद फिर बताइएगा कि अब आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल कितने थे। अभी आपने बहुत से जवाब देने हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि जंगें नैरेटिव से लड़ी जाती हैं। अगर जंगें नैरेटिव से लड़ी जाती होती, मेरी अपनी PhD फिलॉसफी ऑफ कम्युनिकेशन की है, मैं अपनी रोजी पे लात मार रही हूँ, लेकिन ये सही है। हमें यूक्रेन की जो आपने बताया है, यूक्रेन की जो पूरा जंगी कारनामा है, उसने हमें बताया है कि नैरेटिव से जंगें नहीं लड़ी जाती। अगर ऐसा होता तो पूरा वेस्टर्न मीडिया अभी तक बता रहा है कि रशिया और यूक्रेन स्टेलमेट है, और यूक्रेन के पास पॉसिबिलिटी है जीतने की। तो आप अभी भी इस जंग को जीत लीजिए, लेकिन जंगें जो हैं वो 2 फौजों और 2 कौमों के दरमियान होती हैं। कौम आपकी बिल्कुल माइनस है, वो कंसेंट में ही नहीं है। और अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि उसे मॉस्को और बीजिंग की मुकम्मल बैकएंड सपोर्ट हासिल है। क्या ये जंग दरअसल एक नया आलमी ब्लॉक रशिया, चाइना, ईरान बमुकाबला US, इजराइल की सूरत इख्तियार कर चुकी है? ये जंग 2 सिस्टम की जंग है। एक वो सिस्टम जो कि जिसे मैं पुराना कहती हूँ, लेकिन बहरहाल वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसी जमाने में कहलाया जाता था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यूनिपोलैरिटी का जो एक, जिसमें आपको वेस्टर्न एम्पायर और उसकी हेजमनी नजर आती है, और दूसरी तरफ है मल्टीपोलैरिटी, और जिसके अंदर ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, जो कि विजन जो फ्यूचर का है, जो चाइना और रशिया का कंबाइंड प्रपोज्ड है कि इंडिविजिबल सिक्योरिटी होगी, सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव होगा। किसी के पास ये इख्तियार नहीं होगा किसी मुल्क के अंदर जाके ये बताए कि तुम्हारी हुकूमत कैसी होगी, तुम्हारे लोग कपड़े कैसे पहनेंगे, कौन क्या करेगा। ये सिविलाइजेशंस खुद डिसाइड करेंगी, और कनेक्टिविटी होगी, विन विन कोऑपरेशन होगी। 5-6 पॉइंट्स जो हैं उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए दिए हुए हैं। तो ये जंग है इन दोनों के दरमियान। अब जहां तक जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर आया, वो लॉ बेस्ड ऑर्डर था। वो यूनाइटेड नेशन का जो है उससे बनाया गया था, और यूनाइटेड नेशन उससे बनाई गई थी, वाइस वर्सा। वो हमें पूरी तरह तबाह बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। हमें ओपन सीज रूल कहीं नजर नहीं आते, खुले समंदर के कानून बनाए गए, कोई उन पे अमल नहीं कर रहा। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का एक ट्रीटी है, कोई उस पे अमल नहीं कर रहा। जो आर्मामेंट है कंट्रोल, उस पे कोई अमल नहीं कर रहा। जो ओपन मार्केट है, ओपन ट्रेड और मार्केट का कानून बनाया गया था, उस पे कोई अमल नहीं कर रहा। ह्यूमन राइट्स के जो असूल बनाए गए थे, उस पे कोई अमल नहीं। और हमारे तो वो ऑलरेडी अगेंस्ट ही इस्तेमाल हुए हैं, हमें तो उन्होंने कभी फैसिलिटेट नहीं किया। ये वेस्टर्न मेड लॉज थे और वेस्ट के लिए ही बनाए गए थे। इन्होंने खुद ही उनको तय करके साइड पे रख दिया है, और एक बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ दिया है, और उस वैक्यूम को डेफिनेटली दूसरा सिस्टम जो है वो फिल करेगा। लेकिन उसमें हम अगर बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाएं कि जी सिस्टम जो है वो कल ही बदलने लगा है, ये रशिया और चाइना का इम्तिहान है। आपका सवाल ये था कि क्या ये रशिया और चाइना इसमें शामिल है? रशिया और चाइना इस जंग में ईरान रशिया बिल्कुल घुटने घुटने शामिल हैं।
मिलिट्री इक्विपमेंट से लेकर टारगेट जो की लोकेशन तक टारगेटेड और इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही मैम। इसराइल हमेशा अपनी बका के लिए अमरीकी छतरी का मोहताज रहा है। अगर अमरीका दाखिली मौशी मसाइल और इत्तेहादियों की बेरुखी की वजह से सपोज पीछे हटता भी है, तो क्या इसराइल अकेला ईरान और उसके हामी ताकतों हिजबुल्लाह या हूतीस का मुकाबला कर पाएगा? देखिए, इजराइल जो है वो रॉथचाइल्ड बैंकर्स ने खरीदा हुआ है, सारी उनकी फंडिंग है। तो हमें इजराइल को समझना पड़ेगा कि इजराइल है क्या। इजराइल के पीछे जो बैंकिंग की जो ओलिगार्की है और अब जो सिलिकॉन वैली का टेक सिस्टम है, ये सारे मिलकर जो शैडोज में लर्किंग करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, ये उनका प्रोजेक्ट है और ये सारे के सारे अमेरिका में फैले हुए हैं। अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम सारे का सारा इनके कंट्रोल में है। सारे का सारा इंटेलिजेंशिया, एकेडेमिया, थिंक टैंक्स और मीडिया, ये सारे का सारा उनके कंट्रोल में है। तो इसराइल डूबेगा तो अमेरिका जाएगा और अमेरिका में रहने वाले वो तमाम लोग जो कि पीछे से पपेटियर करते हैं, जिनके हाथों में स्ट्रिंग्स हैं, वो इसराइल को इस तरह से गिरने नहीं देंगे। तो ये दोनों आपस में बहुत बुरी तरह से कनेक्टेड हैं। ये चाहें भी तो ये कहें कि जी हम अलग अलग हैं, नहीं। ये एक बहुत बड़ा वेंचर और प्रोजेक्ट है जो जिस ब्रिटिश ने जो है वो प्रपोज किया था, ये इसराइल का मंसूबा, उसका नाम मैं एस्केप कर रही हूँ बहुत एकदम से, बहुत हर दफा हम उसे इस्तेमाल करते हैं। वो खुद ये कहता था कि ये जो यहूदी हैं, इनको उठा के बाहर फेंकने के लिए वहां पे एक जगह बनानी जरूरी है। लेकिन वो यहूदी हिस्टोरिकली हमेशा से बहुत अमीर रहे हैं, हमेशा से इनके अंदर ये सूदखोर होना और पैसे एक्यूमुलेट करना और पैसे के मामले में बहुत ऊंची जगह पे पहुंच जाना हिस्टोरिकली इनके अंदर है। तो इनकी जो इकोनॉमिक मोनोपोली है वो इतनी ऑक्टोपस की तरह है जिसने पूरे अमेरिका को अपनी मोनोपोली में लिया हुआ है। ये एप्स्टीन आइलैंड के बाशिंदे हैं और एप्स्टीन जो है, अगर आप उसकी ईमेल्स को पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलता है कि वो वहां पे सिर्फ कोई पीडोफाइल का या छोटे बच्चे जो हैं उनको खाने का या कैनिबलिज्म का रैकेट नहीं चल रहा था। दुनिया की ताकतें एक फोन कॉल पे थी उससे। वो दुनिया के मंसूबे और वहां पे बनाए जाते थे। ये वो एप्स्टीन क्लास है। सामने के पपेट्स को आप छोड़ दें, या आपके सामने कौन सा टोपी ड्रामा कौन सा कर रहे होते हैं, ये खुद पता नहीं कितने मजबूर हैं। आप ट्रंप की हालत पे तरस आता है कि 31 को उसने चाइना का विजिट प्लान किया हुआ है, मिड टर्म उसके सर पे आए हुए हैं। कभी कहता है पुतिन मुझे बचा ले, 1 घंटा उससे बात करता है। कभी कहता है चाइना को कि मैं विजिट जो है बस नहीं चल रहा, वो कैसे इस जंग में से अपने आप को निकाले। सऊदी अरब और यूएई का भी रवैया अब रवायती नहीं रहा। चीन और पाकिस्तान की बैकडोर सालसी की कोशिशों के बाद वो ईरान से बराह रास्त टकराव के बजाय गैर जानिबदारी की तरफ जा रहे हैं। क्या खलीजी ममालिक अब समझ चुके हैं कि अमेरिका उनकी सिक्योरिटी का मुस्तकिल जामिन नहीं रहा? खलीजी ममालिक जो हैं उनको ये पता है कि वो रेत के ऊपर शीशे के महल बना के बैठे हुए हैं, जहाँ पे ना कुछ उगता है, ना पीने का पानी मिलता है। उनके पास काला सोना है जिसको उन्होंने कमोडिफाई करना है और उससे फिर अपनी जो सल्तनतें हैं चलानी है। जब ग्राउंड हमें ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो फिर हमें गल्फ के कंट्रीज की डिप्लोमेसी की भी समझ आ जाएगी। गल्फ के कंट्रीज को हमेशा जो आने वाली या मौजूदा पावर है उसका एक तरफ से हाथ पकड़ना ही पकड़ना है। गल्फ उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। उनका कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट नहीं है, उनका कोई सस्टेनेबल सिविलाइजेशनल मॉडल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह कोई दरिया बहते हो, कोई 1000 साल की तारीख हो। उन्होंने रेत पर अपने घरौंदे बना तो लिए हैं, मगर वो ना तो ओपनली फिलहाल अमेरिका को इस वक्त तब तक छोड़ सकते हैं जब तक कि उनको ये साबित ना हो जाए कि अगली पावर्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हो गई हैं, और ना ही वो उन पावर्स को छोड़ना चाह रहे हैं जिनको उनको पता है कि ये मुस्तकबिल में एस्टेब्लिश हो सकती हैं। तो बहुत क्लेवरली, बहुत अच्छे तरीके से वो नेविगेट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने अपना 80% प्लस मिलिट्री हार्डवेयर चाइनीज बेस्ड कर लिया हुआ है। बेस के खत्म होने से या डिस्ट्रॉय होने से उनको रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। वो अमेरिका के साथ भी उसको यकीन दहानी करा रहे होंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा जो सिक्योरिटी रैकेट है वो चलता रहेगा। इधर से वो ईरान के खिलाफ भी बिल्कुल स्टैंड नहीं ले रहे हैं। हम उसमें बहुत स्लिपरी स्लोप पे मीडिएशन कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन हमारे हाथों से निकली हुई नहीं है वैसियत पाकिस्तान तो। और यूएई जो है वो इंडो इब्राहिमी के अकॉर्ड में और इसराइल की जो है वो ज्यादा टिल्ट कर गया है उस ब्लॉक में, तो वो उसके पास थोड़े से चांसेस कम हैं। लेकिन
कोई पता नहीं है चाइना और रशिया को इससे क्या प्रॉब्लम होने वाला है। वो कोई मुस्लिम उम्मा का राग अलापने वाले तो नहीं है। तो यूएई भी जो है इस मामले में सेफ है, लेकिन उसको थोड़ा सा नुकसान ज्यादा हुआ है बिल्कुल क्योंकि सही। उसकी जो बिल्कुल सही। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।